Dear student, this is the fourth lecture of the French Revolution. इस लेक्चर में हम डिड वीमेन हैव ए रिवोल्यूशंस के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब फ्रांस अपने पड़ोसी देशों के साथ वॉर कर रहा था तो उस समय फ्रांस की वीमेन के ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। फिर भी फ्रांस में वीमेन को इम्पोर्टेंट नहीं दी जा रही थी। 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें वीमेन को पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पैसिव सिटीजन्स के बारे में बताया था। उनको वोट देने का भी राइट्स नहीं था। और तो और वहाँ का सिटीजन्स का मानना था कि वीमेन का वर्क है खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर ब्रेड लाना और बच्चों का देख रेख करना। लेकिन जब फ्रांस के मेन वॉर में चले गए थे उस समय वीमेन के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी और वो खास करके थर्ड स्टेट के वीमेन के ऊपर। तो वो अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई, मार्केट में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल्स करना, यहाँ तक कि रिच पीपल के घर में सर्वेंट का वर्क भी करती थी। और तो और इनका वेजेस मेन से बहुत कम होता था। यह सब देखते हुए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया और साथ में न्यूज़पेपर के द्वारा भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फ्रांस में वीमेन ने 60 पॉलिटिकल क्लब अलग अलग सिटीज़ में बना डाली। उसमें से 2 पॉलिटिकल क्लब बहुत फेमस था। फर्स्ट, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन। उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने लगी। असेंबली के लिए चुने जाने तथा पॉलिटिकल ऑफिस की डिमांड भी रखी। अर्ली ईयर में क्रांतिकारी गवर्नमेंट ने वीमेन के लाइफ में चेंजिंग लाने के लिए कुछ लॉ पास किए। फर्स्ट, गवर्नमेंट स्कूल खोला गया। साथ में स्कूलिंग एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। सेकेंड, फादर अपनी डॉटर की शादी करने के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकता। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड माना गया और सिविल लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किए जाने लगा। और तो और डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर द बोथ मेन एंड वीमेन। नेक्स्ट, वीमेन जॉब ट्रेनिंग ले सकती हैं, आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेस कर सकती हैं। इतने सारे राइट्स देने के बाद भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दी गई, जिसके लिए उन्होंने अपनी संघर्ष कंटिन्यू रखा। रेन ऑफ टेरर के समय न्यू गवर्नमेंट ने वीमेन के क्लब को क्लोज करवा दिया और साथ ही उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दी गई। बहुत सारी प्रोमिनेंट वीमेन को अरेस्ट किया गया और तो और कुछ वीमेन को फांसी भी दे दी गई। इतना कुछ होने के बाद भी वीमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू। थ्रू the next 200 years,
in many countries of the world. It was finally in 1946 that women in France owned the right to vote. यानी 1946 में उन्हें अधिकार दे दिया गया कि अब वो वोट दे सकती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ की औरत इतना स्ट्रगल नहीं करती तो शायद उन्हें वोट का अधिकार नहीं मिलता। एक क्रांतिकारी प्रोमिनेंट वुमेन जिसका नाम था ओलंप दे गूज, यह एक क्रांतिकारी वुमेन थी फ्रांस में। यानी फ्रांस में जब जब वुमेन के अगेंस्ट में कोई भी वर्क हुआ, इन्होंने आवाज़ उठाया। यहाँ तक कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मेन एंड सिटीजन्स का विरोध किया, क्योंकि उसमें विमेन को ह्यूमन बीइंग मान कर भी उनका बेसिक राइट्स नहीं दिया गया था। यानी उनका कहना था कि आप औरतों को एक इंसान मान के ही उसे आप राइट्स दीजिए जो उसकी बेसिक राइट्स हैं। 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए जिसमें औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसके भी खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। 1793 में जैकोबिन गवर्नमेंट द्वारा जब वीमेन क्लब को क्लोज़ किया जा रहा था, उस समय भी जैकोबिन गवर्नमेंट्स का आलोचना की थी। कुछ टाइम बाद में नेशनल कन्वेंशन ने इनके ऊपर ट्रीजन यानी देशद्रोही का मुकदमा चलाया और बाद में इन्हें भी फांसी दे दी गई। यानी आप सीधे वर्ड में बोल सकते हो कि ये हमेशा से जब भी फ्रांस में कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया जो वहाँ की वीमेन के अगेंस्ट था, इन्होंने आवाज़ उठाया। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द एबलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।